नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं फार्मा उद्योगों के बारे में। आपका सीधा सवाल यही होगा कि फार्मा उद्योग किसे कहते हैं। तो फार्मा उद्योग को समझेंगे उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये बताया गया है कि जो WHO का मानक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी मानकों के अनुसार भारत सरकार ने ये कहा है कि भारत के जो फार्मा उद्योग हैं वो अपने मानदंडों को तय करें और उन जो 2018 में संशोधन किया गया था, मतलब भारत में उन कानूनों में संशोधन किया गया था। संशोधन के माध्यम से ये कहा गया था कि जो WHO का मानक है उन मानकों के अनुसार आप उत्पादन करेंगे, अपनी गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे, जिससे वैश्विक बाजार में जो भारत की फार्मा कंपनियां हैं और साथ ही साथ जो दवाइयां हैं उनकी साख बढ़े और उनकी पहुंच भी बढ़े। लगातार आप लोगों ने इन बातों को सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि कोविड-19 के दौरान हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी का प्रयोग किया है। अब वैक्सीन डिप्लोमेसी का प्रयोग बड़े पैमाने पर और निरंतर हम तभी कर सकते हैं जब हमारा फार्मा उद्योग बेहतर ढंग से काम करे और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो, वैश्विक मानकों के अनुसार हो। और जब मैं वैश्विक मानक की बात कर रहा हूं तो दरअसल मैं बात कर रहा हूं WHO के बारे में। अब आप कहेंगे कि वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या हमेशा कारगर हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। वैक्सीन डिप्लोमेसी का मतलब केवल यहाँ कोविड-19 के संदर्भ में ही नहीं है। जब हम फार्मा उद्योग की बात कर रहे हैं तो ये हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी को बढ़ाती है। सॉफ्ट पावर पॉलिसी 3 प्रकार की विदेश नीति की पॉलिसी होती है। विदेश नीति से संबंधित एक हार्ड पावर पॉलिसी और ये दूसरा होता है सॉफ्ट पावर पॉलिसी, और एक को हम कहते हैं स्मार्ट पावर पॉलिसी। तो यहाँ हम सॉफ्ट पावर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जब बिजनेस टू बिजनेस डील होता है और किसी भी देश के साथ अगर भारत का व्यापार बढ़ता है तो दोनों देशों के आर्थिक हित जुड़ते हैं और उन आर्थिक हितों की बदौलत दोनों देशों के संबंध भी सामान्य होते हैं अगर उनमें गैप है तो। और अगर दोनों के संबंध सामान्य है तो वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब बात यहीं पर होगी कि ये कहाँ से न्यूज़ लिया गया है, क्या कुछ बातें हैं। यहाँ पर देखिए, द प्रिंट में, द इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबर प्रकाशित हुई है। गवर्नमेंट सेट्स डेडलाइन फॉर फार्मा MSME। यहाँ पर दोनों बात की जा रही है, फार्मा की भी बात की जा रही है, MSME के लिए बात की जा रही है कि वो अडॉप्ट करें। क्या अडॉप्ट करें? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर, अगर वो फॉलो करते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो उन पर पेनल्टी लगाया जा सकता है, ये पेनलाइज किया जा सकता है, सरकार का ये कहना है। अब सवाल ये उठता है कि फार्मा उद्योग क्या है। तो ऐसे औषधीय उद्योग या औषधीय उत्पादन से संबंधित उद्योग जो औषधीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाले रसायनों का विकास करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं और वितरण करते हैं, उन्हें हम फार्मा उद्योग कहते हैं। आपको ये पता है कि जो औषधि क्षेत्र है या जो भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें बड़े पैमाने पर रसायनों का प्रयोग किया जाता है, केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो भारत इस क्षेत्र में, जब हम 2022-23 की बात कर रहे हैं, कोविड-19 के दौरान हम बात करें, तो भारत का लगातार इस दिशा में प्रयास रहा है और भारत का यह उद्योग बड़ी तेज़ी से विकसित हुआ है, आगे बढ़ा है। भारत की दवाइयों का वैश्विक बाजार में मांग भी बढ़ा है। स्वाभाविक सी बात है, ये मांग बढ़ा ज़रूर है, लेकिन कई देशों ने इस पर आरोप भी लगाए होंगे। तो आरोप प्रत्यारोप क्या हैं और क्यों भारत को ऐसा करना पड़ा, WHO के मानकों को अडॉप्ट करने के लिए कहना पड़ा, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल गाम्बिया नामक एक देश है और गाम्बिया में भारत की तरफ से जो दवाइयाँ निर्यात की गई थी वो गई थी। उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान है। जो भारत की कंपनियां हैं और कंपनियों में बनाई गई दवाइयां हैं, उन दवाइयों को निर्यात किया गया था। लेकिन समस्या ये हुई थी कि कुछ देशों ने, केवल यही देश अर्थात गाम्बिया या उज़्बेकिस्तान ही नहीं, विश्व के कई देशों ने यह आरोप लगाया कि दरअसल जो वैश्विक मानक होने चाहिए वो वैश्विक मानक ये दवाएं पूरी नहीं करती हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिला है। तो इसी से संबंधित आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें लगभग अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर देख लें
क्या बातें कही गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार ने ये कहा है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को आप अपनाएं, उनके जो मानक है उनको आप अनिवार्य रूप से अपनाएं, और इसके लिए डेडलाइन निर्धारित कर दिया गया किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। सवाल ये है कि ये जो डेडलाइन है या ये जो मानक है वो किस अनुसार अपनाया जा रहा है, किसके मानदंडों के अनुसार, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मानक हैं उसके अनुसार भारत सरकार ने अपने जो मानक हैं उसमें संशोधन किया था, और उस संशोधन को लागू करने के लिए अभी कहा गया है कि आप क्या करेंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस है उसको अपनाएंगे। अब यहीं पर बात होगी कि ये जो WHO है वो कार्य क्या करता है, क्योंकि WHO की बात हुई है और WHO के मानकों की बात हुई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये किसके अंतर्गत कार्य करता है या किस संगठन, वैश्विक संगठन की बात होगी कि अंतर्गत आता है, तो यह यूनाइटेड नेशन जो स्थापित हुआ है उस यूनाइटेड नेशन की एक विशेष शाखा है या एजेंसी है। इसकी स्थापना की बात होगी 1948 में की गई थी। अभी तक जो इसके साइट पे बताया गया है 194 देश हैं, और 194 देश की जब बात हो रही है अर्थात इसमें देश के जो शासन प्रमुख हैं, सरकार प्रमुख हैं या सरकार है वो पार्टिसिपेट करती है, देश उस देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो जब इसके स्वरूप की बात होगी तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरी बात कि सहयोग क्या करता है, तो यह सदस्य राष्ट्रों के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों में सामान्यतः ये उनके साथ सहयोग करता है, निर्देश देने का काम करता है कि आप इन मानकों को फॉलो करिए। बात ये आएगी कि क्या इसके कुछ उद्देश्य भी हैं, कुछ कार्य भी हैं। तो कार्य यह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित कार्यों के दिशा निर्देश हैं उन सभी दिशा निर्देशों का समन्वय करना और प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। अब ये अन्य संगठन जो हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र है, उसके साथ साथ जो सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन है उनके साथ, इसके अलावा जो पेशेवर समूह भी तो हैं अर्थात कंपनियां हैं, कंपनियों के साथ साथ कुछ संगठन होंगे, उन सभी संगठनों, कंपनियों और जो स्टेक होल्डर है आप ऐसे कह सकते हैं जिन्हें हितधारक कहा जाता है, उन सब के साथ सहयोग स्थापित करने का काम करता है। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कई देश ऐसे हैं जो दूषित दवाओं से जुड़ी मौतों की रिपोर्ट किए हैं कि ये जो दवाएं हैं इसमें हानिकारक पदार्थ हैं, और हानिकारक पदार्थ की वजह से जिस उद्देश्य से अर्थात लोगों की जान बचाने के लिए हमने इन दवाओं का आयात किया था या इंपोर्ट किया था, दरअसल इसका प्रभाव कम देखने को मिल रहा है, अर्थात इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें हानिकारक केमिकल हैं। भारत में निर्मित दवाओं पर यह आरोप लगाया गया था, जैसा कि मैंने गाम्बिया और उज्बेकिस्तान का नाम लिया। सरकार ने यह कहा कि अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को अपनाना है तो अपनाने से संबंधित 2018 में जो संशोधन किए गए हैं उनको अपनाना है, और ये अपनाना ही है, अगर की भी बात नहीं होगी, यहाँ पर अपनाना ही है, और इसका अनिवार्य रूप से कार्यान्वयन सभी कंपनियों को करना पड़ेगा। सभी कंपनियों में ये कहा गया कि जो कंपनियां जिनकी वेल्थ है उसके हिसाब से निर्धारित किया गया कि कब तक ये कर सकते हैं, क्योंकि उसको अपनाने के लिए उनके पास जो पूंजी है और जो मानदंड हैं उसके अनुसार जो शर्तें होनी चाहिए या अवसंरचना होनी चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो लागू कर पाएंगे। तो उसके लिए पार्शियली बताया गया है कि किसको कब लागू करना है। तो क्या होती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अर्थात जो आप बना रहे हैं वो बढ़िया बनाएं, और बढ़िया बनाने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि उत्पादन के लिए तैयार सुरक्षात्मक जो उपाय हैं उनकी एक श्रृंखला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुरक्षात्मक उपायों की एक श्रृंखला है। तो आप सुरक्षात्मक उपाय क्या करेंगे, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट ऐसा हो जो लाभकारी प्रभाव हैं वो ज़्यादा हों, जो हानिकारक प्रभाव हैं वो कम से कम हो। उपायों की एक श्रृंखला है। संबंधित किससे है, तो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले उत्पाद से संबंधित है। सवाल यह भी होगा कि वो उत्पाद कौन से हैं, तो जैसे खाद्य पदार्थ हो, दवा हो और सौंदर्य प्रसाधन। मान लीजिए थोड़े समय के लिए आपने कोई एक प्रोडक्ट लगाया कि मेरे जो होंठ हैं बिल्कुल गुलाबी दिखें, लेकिन लगाने के बाद पता चला कि गुलाबी नहीं वो काला हो गया। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे,
तो फिर यहीं पर ज़रूरत है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की। तो यहाँ पर कहा गया है कि खाद्यान्न से संबंधित हो वो, और अगर दवा है तो ये तो इसेंशियल है, साथ ही साथ जो सौंदर्य प्रसाधन है इसको हम कह रहे हैं कि ये विलासिता की वस्तु है। बहरहाल यहाँ पर WHO द्वारा जो निर्धारित मानक हैं उन मानकों में से यह एक है। यह पूरा मानक नहीं है लेकिन उन मानकों में से एक है। जो इसका उद्देश्य है अर्थात गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की उत्पादन में जो निहित जोखिम हैं उन सभी जोखिमों को कम करना है। वर्गीकरण की बात आएगी तो इसमें ये कहा गया है कि दो भागों में हम बांट करके देख रहे हैं कि एक तो क्रॉस जो संदूषित या मिश्रण है उसको आपको सही करना है, और दूसरी बात जो लेबल आप लगा करके देते हैं, दवाइयाँ कोई भी दवाई ले लीजिए, किसी दवा की शीशी ले लीजिए मेडिसिन की, तो उस पर कुछ लेबल लगा करके लिखा रहता है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, उसमें कंपोजिशन दिया रहता है कि कौन कौन से इसके कंपोजिशन है, कितनी मात्रा में किस वस्तु को मिलाया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर गलत लेबलिंग कर दिया गया तो उससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि उसमें एक निश्चित औसत में सभी पदार्थों को मिलाया जाता है। अगर किसी पदार्थ की मात्रा कम या ज़्यादा हो गई तो उसका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होना सुनिश्चित है। तो इसी के लिए कहा गया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और इसके लिए कहा गया कि 5P, और ये 5P आपके सामने है कि ये कार्य आपको ध्यान रखना है, इसको आपको पूरा ही करना है। ठीक है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो कंपनियां हैं उन पर लागू होंगे, तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का 250 करोड़ अगर इससे अधिक का टर्नओवर है तो उस कंपनी को अगले 6 महीने में ये लागू करना ही करना है, अर्थात डेडलाइन है, 6 महीने में आपको लागू करना है। अब बात ये आती है कि ये तो इतने से ऊपर की कंपनियां, अर्थात 250 करोड़ से ऊपर की कंपनियां जिनका टर्नओवर है, लेकिन इससे कम वाली टर्नओवर की कंपनियों के मामले में क्या कहा गया है, जैसे MSME, इनके लिए कहा गया है कि हम आपको छूट देते हैं और 1 वर्ष के अंदर आपको लागू करना है, लेकिन लागू करना अनिवार्य है। यहाँ पर लाइसेंस, अगर मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और आपको दंडित भी किया जाएगा यदि निर्देशों का पालन करने में आप असफल रहते हैं। तो संविधान में भी कहा गया है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किसी राज्य में शासन व्यवस्था नहीं चल रही है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसका जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है का पालन करने वाली भारतीय कंपनियाँ कौन कौन सी हैं। तो कुल जो भारत में विनिर्माण इकाइयाँ हैं वो 10,500 हैं, इसमें से महज 2,000 हैं जो इसका पालन करती हैं, लेकिन औचक निरीक्षण जब किया गया तो पता चला कि 162 इकाइयाँ ऐसी हैं जिसमें कमी पाई गई, और यहाँ पर यह कहा गया कि जो 14 परीक्षण प्रयोगशाला हैं उनमें भी कमी पाया गया। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो मेडिसिन बनेंगी उनकी क्वालिटी खराब होगी, उनकी गुणवत्ता खराब होंगी और वो वैश्विक मानदंडों के अनुसार नहीं होंगी। तो इससे भारत की न केवल भारत के निर्यात में कमी आएगी बल्कि भारत की वैश्विक साख में भी कमी आएगी। तो यहाँ पर लागू करने का कारण ये है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं उनकी लापरवाही देखी गई है, और ये भारत के व्यापार के लिए, अर्थात भारत के जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से संबंधित जो व्यापार है उसके लिए ठीक नहीं है, जो लगातार बढ़ रहा है। बहरहाल मानकों के पालन करने से संबंधित जो शर्तें हैं वो कौन सी हैं, सरकार ये कह रही है कि फार्मास्यूटिकल जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है उन पर ध्यान देना है। ध्यान देने के साथ साथ जो कंपनियां हैं उनको ये भी कहा गया है कि संबंधित जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से संबंधित जो कंप्यूटरीकृत प्रणाली है उसकी शुरुआत करें आप लोग। साथ ही साथ जो कंप्यूटर प्रोग्राम हैं उन सभी कंप्यूटर प्रोग्राम को जाँच को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करना होगा। स्थिरता का अध्ययन किया जाएगा जलवायु परिस्थितियों के अनुसार, अर्थात जो कुछ भी आप मानक अपना रहे हैं, जो वस्तु बना रहे हैं, हमें यह भी देखना होगा कि जलवायु परिवर्तन पर उसका क्या प्रभाव हो रहा है। साथ ही दवाओं को एक स्थिरता कक्ष में रखना ज़रूरी है और उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। जब भी आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं, अगर कोई मान लेते हैं कोई आई ड्रॉप है या कुछ ऐसा है तो उसके लिए निर्धारित उस पर टेम्परेचर लिखा रहता है कि आप इतने से इतने के मध्य इसे रखेंगे
तभी ये सही रहेगा, तभी ये काम कर पाएगा। नहीं तो अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी वो ख़राब हो जाएगा, कम टेम्परेचर होगा तब भी ख़राब हो जाएगा। तो ये कहा गया है कि उचित तापमान और आर्द्रता को भी हमें देखना होगा, उसको निर्धारित करना होगा, त्वरित स्थिरता परीक्षा भी करना होगा, सभी प्रक्रियाओं का पालन भी करना होगा। ये जो ऊपर प्रक्रियाएं बताई गई हैं, इसीलिए कहा गया है कि इनकी शर्तें क्या हैं, ये शर्तें पहले से ही सरकार ने बता रखी हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि निगरानी के लिए मतलब इन सभी बातों की निगरानी कौन करेगा? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ये कार्य क्या करता है? तो यह गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन का कार्य करता है, उत्पाद की गुणवत्ता की समीक्षा करता है कि क्या वो उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है, उपकरणों का सत्यापन भी करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए जो आप कह सकते हैं कोविड-19 के दौरान लगातार इस चीज़ की चर्चा हुई, समस्याएं भी देखने को मिली और उस क्षेत्र में इनोवेशन भी देखने को मिला। जो जीवन रक्षक प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों को बनाया गया क्योंकि भारत में उसकी कमी हो गई थी। जैसे वेंटिलेटर को मान लीजिए, तो वेंटिलेटर एक उपकरण है और उपकरण के साथ साथ आप ये भी देखेंगे अगर उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, आपको सही मामले में या सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अगर ऑक्सीजन कम मिला तो भी समस्या है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिला तो भी समस्या है, तो भी जान जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में उन उपकरणों का भी सत्यापन करना है जो उपकरण बनाए जा रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है उसके बाजार आकार की बात करें तो 2024 तक ये कहा गया है कि 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकते हैं। 2030 तक यह 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की संभावना है। यहाँ पर बिलियन डॉलर है। भारत की बात किया जाए तो जेनरिक दवाओं में वैश्विक निर्यात में जो हिस्सा है, अकेले भारत जेनरिक दवाओं के निर्यात में 20% का योगदान करता है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश होने के साथ साथ इसके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसके बावजूद जो निर्यात हो रहा है, वैश्विक निर्यात में 20% की भागीदारी अपने आप में बहुत बड़ा मात्रा होता है और ये बहुत बड़ी भूमिका है। वैश्विक टीकाकरण की मांग में अगर बात किया जाए तो लगभग जो भारत योगदान करता है 60% का योगदान करता है, अर्थात आपूर्ति सुनिश्चित करता है। अगर इसके मूल्य की बात करें तो लगभग मूल्य में यह 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर आता है। इसका निर्यात मूल्य देखें तो 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर आता है। तो अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है और भारत के लिए महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर भारत के फार्मा मार्केट की बात करें तो वर्तमान स्थिति ये बताती है, जो 2021 की बात करें तो यहाँ पर 42.0 था यहाँ पर, और यूएस डॉलर में बताया गया है कि कितना यूएस डॉलर है। साथ ही यहाँ पर 2024 की बात करें तो 65.0 बिलियन डॉलर यहाँ पर यूएस बिलियन डॉलर है और 2030 तक ये बताया गया है कि 130 बिलियन डॉलर तक ये पहुँच सकता है। स्वाभाविक सी बात है, इस फील्ड में या इस क्षेत्र में संभावनाएं ज़्यादा हैं और संभावनाओं के साथ साथ भारत का यह बाज़ार उभरता हुआ बाज़ार है। तो जो भी उभरता हुआ बाज़ार होता है या अगर उसकी संभावनाएं भविष्य में ज़्यादा होती हैं तो उसे हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है भारत अकेले। साथ ही एशिया प्रशांत में अगर बात किया जाए, इंडो पैसिफिक रीजन में, तो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर गंतव्य है। भारत का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग 2022 में बात किया जाए तो इसमें वृद्धि 14% देखी गई है और 14% के साथ साथ ये कहा गया है कि 80.12 बिलियन डॉलर का यह आंकड़ा अभी तक देखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बात ये की जा रही है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार है उसकी क्या स्थिति है। तो भारत में जो बायोसिमिलर बाजार है, बायोसिमिलर बाजार 22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हो रही है इसमें। साथ ही साथ 2025 तक ये कहा गया है कि 12 बिलियन डॉलर हो सकता है। कुल फार्मास्यूटिकल बाजार में 20% का यह प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात की जा रही है और इस इंडस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी हिस्सेदारी वैश्विक उद्योगों में 8% है। आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021 का है उसमें यह कहा गया है कि इसमें 3 गुना
अधिक वृद्धि की संभावना है। जो उस समय की वर्तमान स्थिति थी उसके मुकाबले 3 गुना वृद्धि हो सकती है। अगला दशक ये कब तक हो सकता है, तो अगले 1 दशक में ये कहा गया है कि यह वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थात 3 गुना इसमें वृद्धि हो सकती है। तो इन बातों को समझने के साथ यहाँ पर देखें, ब्रिक्स देशों के साथ अगर तुलना करें, जो ब्रिक्स संगठन है उसमें, तो ये बताया गया है कि इसमें चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, रसिया है और अदर जो इमर्जिंग फार्मा मार्केट हैं उनमें बताया गया है जो भारत का योगदान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार इसमें वृद्धि की बात कही गई है। तुलनात्मक रूप से देखा जा रहा है तो यहाँ पर चाइना सबसे ज़्यादा है, चाइना के साथ साथ यहाँ पर जो ब्राज़ील है वो भी अधिक है, रसिया इसमें पीछे है, तीसरे स्थान पर भारत को दिखाया गया है या दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर देखें प्रमुख राज्य कौन है, अर्थात भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फार्मा कंपनियाँ ज़्यादा हैं और वहाँ पर उत्पादन होता है। तो पहले स्थान पर कर्नाटका आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर आता है, तमिलनाडु आता है और तेलंगाना आता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इनके बारे में बताया गया। साथ ही साथ कुछ और बातें इसी से संबंधित देखें तो इसका लाभ क्या होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बातें अभी तक हमने समझा इससे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लाभ की बात कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण जो फार्मास्यूटिकल केंद्र है, अर्थात भारत को एक गुणवत्तापूर्ण फार्मास्यूटिकल उद्योग के रूप में अर्थात गंतव्य के रूप में स्थापित करने में ये और ज़्यादा सहायक की भूमिका निभा सकता है। जैसे जैसे ये विश्वास बढ़ेगा, अर्थात यह जो बाज़ार है विश्वास पर काम करता है और अगर इस बाज़ार में हमने विश्वास बना लिया तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी मजबूत स्थिति होगी। साथ ही गुणवत्तापूर्ण इससे दवाओं की उपलब्धता होगी। दवाओं का उपयोग हम तब करते हैं जब हम बीमार होते हैं और इस बात को समझिए, जब दवाएं ही बीमार करने लगें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय, है ना। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर ये उद्योग बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह हमारे जीडीपी में योगदान कर रहा है। जीडीपी का मतलब यह है कि हमारे नेशनल इनकम में ये योगदान कर रहा है और नेशनल इनकम बढ़ेगा अर्थात हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वह सांकेतिक ही सही लेकिन उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। रोजगार के साथ वैश्विक साख में भी वृद्धि होगी क्योंकि हमने ये कहा कि इससे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ B2B जिसे बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी कहते हैं ये बढ़ेगा और इन सभी बातों के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो विदेश नीति है उसमें हमारे सॉफ्ट पावर पॉलिसी और ज़्यादा मजबूत होगी। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को हम लोगों ने देख लिया और समझ लिया। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। उम्मीद है इन बातों को आपने समझा और इन बातों को जहां पर आवश्यकता होगी मेंस के अनुसार आप उसको लिख पाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार उसका प्रयोग कर पाएंगे और आप अपनी स्थिति और मजबूत कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।